बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बिजनेस लॉ विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं और बिजनेस लॉ में हम, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अनुबंध क्या है और वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण मैं विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि हम अपने दैनिक जीवन में अनेक अनुबंध करते हैं और करते आ रहे हैं। अनुबंध दो या अधिक पक्षकारों के बीच एक वैध ठहराव है जो पक्षकारों को अपने अपने वचनों के निष्पादन के लिए बाध्य करता है। यदि ठहराव का कोई पक्षकार अपने वचन का निष्पादन नहीं करता है तब दूसरे पक्षकार को उस पक्षकार के विरुद्ध कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात या तो वो हर्जाना ले सकता है या उससे वचन के निष्पादन के लिए बाध्य कर सकता है। जो भी उपचार रेमेडीज हमारे अधिनियम में दी हुई हैं वो उसको प्राप्त हो जाती हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अनुबंधों का इतिहास सन 1872 से ही अधिनियम के रूप में चल रहा है। यद्यपि अनुबंध तो पहले से हो रहे थे, लेकिन अधिनियम 1872 में लागू हुआ था भारत में, और जिस समय ये लागू हुआ था उस समय इसका परिवार विस्तृत था। उसमें साझेदारी से संबंधित और वस्तु विक्रय से संबंधित प्रावधान भी अंतर्निहित थे, लेकिन समय की आवश्यकता को देखते हुए उन प्रावधानों को वहाँ से पृथक कर दिया गया और अब हमें धारा 1 से 75 तक अनुबंध अधिनियम का अध्ययन करना है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H में अनुबंध को परिभाषित किया है और यह कहा है कि अनुबंध एक ऐसा वैध ठहराव है जो राष्ट्र नियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। यह बात गागर में सागर भरने वाली है, अर्थात जो ठहराव दो पक्षकारों के बीच किया गया हो, यदि वह दोनों पक्षकारों द्वारा निभा लिया जाता है, उसको निष्पादित कर लिया जाता है, तो वो लागू हो जाता है। और कहने का मतलब तो यहाँ यह है कि अनुबंध राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, अर्थात कानून जिसको मान्यता दे दे। कानून यदि मान्यता नहीं देता है तो वो ठहराव अनुबंध नहीं होता है, वह ठहराव ही रह जाता है। इस प्रश्न को भी हम आगे चलकर अध्ययन में लेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैध अनुबंध के लक्षण क्या हैं। अगर अनुबंध को वैधानिक बनाना है तो उसके लक्षणों को ध्यान से लागू करना होगा। एक भी लक्षण का अगर अभाव होता है तो वह अनुबंध वैध नहीं होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों को स्पष्ट किया गया, 2 पैराग्राफ के रूप में वहाँ अपनी बात कही गई है। लेकिन उसके पश्चात न्यायाधीशों के निर्णयों के पश्चात भी कुछ लक्षण सामने आए और कुल मिलाकर हमारे जो वैध अनुबंध के लक्षण हैं वह 12 हैं। पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ विद्यार्थियों को कि वैधानिक औपचारिकताओं के पालना वाला जो लक्षण है वो जरूरी नहीं कि सभी जगह लागू हो, लेकिन जहाँ आवश्यक है वहाँ वो लागू होना जरूरी है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि शेष 11 लक्षण तो प्रत्येक जगह पे विद्यमान होने चाहिए जहाँ अनुबंध हो रहा है। पहली बात, कम से कम 2 पक्षकार। अनुबंध एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई सामने होना चाहिए, चाहे वो क्रेता हो, विक्रेता हो, चाहे वो मकान मालिक हो, किराएदार हो, चाहे वो डॉक्टर हो, मरीज हो, चाहे वकील हो, मुवक्किल हो, वगैरह वगैरह। दूसरी बात, अनुबंध को वैध बनाना है तो दोनों पक्षकारों के बीच ठहराव होना चाहिए और ठहराव के लिए प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल आवश्यक होते हैं। उसके पश्चात वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा भी पक्षकारों में होनी चाहिए। अगर अनुबंध के पक्षकारों में वैधानिक संबंध करने का कोई इरादा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो फिर वो अनुबंध वैध नहीं हो सकता, उसकी लीगलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों पक्षकारों ने पहले ही आपस में तय कर लिया कि हमें लीगल रिलेशन नहीं बनाने हैं। तो फिर तो वो फुर्सत के क्षणों को व्यतीत कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं, क्योंकि अनुबंध तो वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है। तो जब वैधानिक संबंध स्थापित नहीं करने के इरादे से कोई अनुबंध किया गया है तो वह
वैध नहीं होगा। तो जरूरी है कि वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अनुबंध के पक्षकारों में भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 कहती है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अनुबंध करने के योग्य है यदि वह वयस्क आयु का है, स्वस्थ मस्तिष्क का है और राष्ट्रीय अनुबंध को घोषित नहीं किया गया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसके विपरीत 3 प्रकार के पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती। एक अवयस्क, एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति और एक यह है कि जिन्हें राष्ट्रीय अनुबंध घोषित कर दिया गया है। 5वें लक्षण के रूप में मैं आपको सहमति बता रहा हूँ कि दोनों पक्षकारों के बीच सहमति यानी कि एक मत होना चाहिए। अगर एक मत नहीं है तो वह अनुबंध वैध नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तेल बेचने का हम अनुबंध कर रहे हैं लेकिन उसमें इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा तेल, जैसे सरसों का, मूंगफली का या डाबर का, कोई भी वगैरह वगैरह। तो अगर इस बात की क्लियरिटी नहीं है तो ये स्पष्ट नहीं कर रहा कि उनमें सहमति बनी है। इसके पश्चात स्वतंत्र सहमति, अर्थात सहमति के साथ साथ सहमति स्वतंत्र भी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। अगर सहमति स्वतंत्र नहीं है तो भी अनुबंध वैध नहीं होगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 13 में स्वतंत्र सहमति को परिभाषित करते हुए कहा है कि अगर सहमति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती से प्रभावित है तो वह सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। उसके पश्चात प्रतिफल की विद्यमानता, बिल्कुल ठीक बात है। प्रतिफल तो अनुबंध में रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। अगर प्रतिफल ही नहीं है तो फिर अनुबंध की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रतिफल का उद्देश्य भी वैध होना चाहिए, अर्थात उद्देश्य एवं प्रतिफल की वैधता होनी चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम की ही धारा 23 में यह स्पष्ट किया गया है कि कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जिनका कि उद्देश्य एवं प्रतिफल अवैध होता है और वो ठहराव नहीं किए जाने चाहिए। मैं आपके सामने वो बात रखता हूँ, जैसे राजनियम द्वारा वर्जित कार्य करना या किसी ठहराव से किसी राजनियम की व्यवस्था निष्फल होती हो उस ठहराव को करना, या ऐसा ठहराव जो किसी व्यक्ति के शरीर अथवा संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हो, ऐसा ठहराव जो लोकनीति के विरुद्ध हो, ऐसा ठहराव जो पक्षकारों के कपट की स्थिति पैदा करता हो, इस तरह की स्थिति है, या नैतिक प्रकृति का ठहराव होता है। ये सब ठहराव जो है राजनियम द्वारा अवैध बताए गए हैं। तो यह जरूरी है कि उद्देश्य एवं प्रतिफल वैध होने चाहिए, तभी अनुबंध वैध होगा। ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव में से भी नहीं हो, यह जरूरी है कि अगर ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित यानी कि कुछ ठहरावों को भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा में अवैध घोषित किया हुआ है या व्यर्थ घोषित किया हुआ है और उनमें से अगर कोई ठहराव किया जाता है तो वो ठहराव वैध नहीं माना जाएगा। उसके पश्चात अर्थ की निश्चितता होनी चाहिए, अर्थात सेम सेंस होना चाहिए दोनों पक्षकारों के बीच। जहाँ भी क्लैरिटी का अभाव होगा वो अनुबंध वैध नहीं होगा। निष्पादन की संभावना, अर्थात ऐसे ठहराव या अनुबंध नहीं किए जाने चाहिए जिनकी की परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है, अनुबंध करते समय नहीं है, या अनुबंध करने के पश्चात अगर गड़बड़ हुआ है कुछ वो, तो तब भी वो अनुबंध वैध नहीं होगा क्योंकि निष्पादन की संभावना खत्म हो गई है। और उसके पश्चात जो अंतिम बिंदु है, वैधानिक औपचारिकताओं का पालन, तो अनुबंध को वैध बनाने के लिए यह भी जरूरी है। लेकिन यह मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिन अनुबंधों में इसकी आवश्यकता है उन अनुबंधों में वैधानिक औपचारिकताओं के पालन किया जाना चाहिए। जैसे संपत्ति हस्तांतरण, अब वो संपत्ति हस्तांतरण अगर कर रहे हैं तो वह लिखित रजिस्टर और साक्षी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। और वैसे अगर हम कहीं ऑटो में बैठ के जा रहे हैं या कोई टैक्सी कर रहे हैं तो वो है लिखित रजिस्टर और साक्षी द्वारा प्रमाणित होने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऊपर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं 11 लक्षण, वो तो सभी अनुबंधों में चाहिए और 12वां लक्षण जहाँ आवश्यक है वहाँ होना चाहिए। मैं विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूँ कि मेरी बात को वो समझ गए होंगे और अब पुस्तक की सहायता से इसे प्रश्न के रूप में तैयार करने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।